सबसे बड़ी चीज जो एक डर होता है, डर इस चीज का था कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है तो उसको मीडियम कौन सा मिलता है। रहता है कि बच्चे के लिए जब वो कहीं किसी बाहर जगह से होता है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, माइग्रेट होना, प्रवास करना, है ना। आप यूपी से दिल्ली आए, डीयू के अंदर एक स्पॉट राउंड होता है, स्पॉट राउंड में लास्ट में निकाले जाते हैं आई थिंक। तो क्या होता है कि यार बच्चे को कभी कभार लगता है कि एक टाइम होता है ना कि यार सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है, मतलब तैयारी भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, पंचुअलिटी भी रख रहा है, सुबह उठ रहा है, शाम पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वैसे वैसे थोड़ा सेल्फ डाउट अपने मन में बनने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि सीयूटी एग्जाम क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। शायद हो सकता है ये जो उनकी सोच है कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है, क्योंकि सीयूटी एग्जाम आज के समय मात्र कोई एक एग्जाम नहीं रह गया। ये है उन लाखों स्टूडेंट्स का एक सपना जो जिसे वो हकीकत में बदलना चाहते हैं। साल 2022 में इस एग्ज़ाम की शुरुआत हुई और धीरे धीरे देखते ही देखते आज 2026 में ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, जहाँ लाखों बच्चे अपना एक सपना देखते हैं कि मुझे अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब इसमें से ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो निखर जाते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो बिखर जाते हैं, लेकिन आज का ये जो सेशन है उन सभी 2026 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, जो अपनी जर्नी की जस्ट अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने वाला हूँ जिसने अभी रिसेंटली साल 2025 में इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ना केवल क्रैक किया बल्कि उसने वो स्थान हासिल करा जो बहुत कम ही बच्चे पा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने जो लक्ष्य देखा था उसे पूरा भी किया और वो आज काफ़ी अच्छे तरीके से उसे निभा भी रहे। तो प्रांशु, कैसे हो बच्चे आप? बढ़िया सर। तो अभी आप सीयूटी क्रैक करके बैठे हो यस सर। और अपनी जो आपने ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना देखा था उसमें आपने एडमिशन भी ले लिया है यस सर। और आप ऑलमोस्ट आई थिंक अब एक साल आपका पूरा भी होने वाला है। यस सर। अच्छा खासा आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया कॉलेज का। तो सबसे पहले तो बच्चे आप अपना इंट्रोडक्शन इन सभी स्टूडेंट्स को दीजिएगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रांशु यादव। मैं यूपी के एक एटा ज़िले से आता हूँ और मैं अभी श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, बीए प्रोग्राम। जी, तो वेंकटेश्वर कॉलेज, बच्चों मैं आपको बताता हूँ, प्रांशु जो स्टूडेंट है वो बहुत ख़ास है मेरा स्टूडेंट्स। और जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा था मुझे वाकई में काफ़ी प्राउड हुआ था और ना जाने आगे बहुत से ऐसे स्टूडेंट आएंगे, इसलिए मैंने चुन चुन के उन स्टूडेंट्स को बच्चों आपके सामने आपकी इस जर्नी का हिस्सा बनाने जा रहा हूँ। प्रांशु मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो सबसे पहली चीज़ कि इसने क्या किया कि साउथ कैंपस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं डीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हर किसी की एक डिमांड रहती है, एक डिज़ायर रहता है कि मैं नॉर्थ कैंपस में ही जाना चाहता हूं, अगर किसी को अच्छी नॉलेज है तो। लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि नॉर्थ कैंपस के अलावा भी बच्चों ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जो काफ़ी डिसेंट और अच्छी पोजीशन पे है, और उनमें से एक ऐसा कॉलेज आता है जो कि है वेंकटेश्वर कॉलेज, इसे वेंकी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। और प्रांशु ने इस कॉलेज में अपना एडमिशन लिया। बच्चे आपका कौन सी कट ऑफ में नाम आया था, क्योंकि ये कॉलेज कोई छोटा मोटा नहीं है। मेरा सर फर्स्ट कट ऑफ में ही अच्छा, आपका नाम आया फर्स्ट था कट ऑफ में ही इसमें, नाम आया था। और उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन करने के बाद ही फ्रीज कर दिया था। अच्छा कॉलेज मुझे बहुत बढ़िया लगा था। जी, मैं और भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में जा चुका हूँ, तो अच्छा उनसे ही बढ़िया मुझे कॉलेज लगा हुआ है। कॉलेज ओके, से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं अभी सर। आपका बहुत बिल्कुल परफेक्ट यस चल रहा सर, है बढ़िया चल रहा है जी। कॉलेज तो। तो ये प्रांशु ने तो अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी हासिल कर दी। आप कमेंट में बताना कि क्या आप अपनी इस साल इस यूनिवर्सिटी को हासिल करना चाहते हो, चाहे डीयू हो या कोई और भी हो। प्रांशु, सबसे पहले देखो हर किसी का एक सपना होता है कि चलो ठीक है मैं अपने इस एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करूंगा, लेकिन एक होता है हर किसी का एक बैकग्राउंड। कई बार बैकग्राउंड हर बच्चों का इतना अच्छा नहीं होता कि वो ऐसे एग्ज़ाम्स के अंदर फॉर्म तक फिलअप कर पाए, देना तो दूर की बात है क्योंकि हर किसी के हालात इतने अच्छे नहीं होते। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि आप एटा से रहने वाले हो। एटा में किस जगह है आपकी, कौन सी जगह पे आप रहते हो? मैं एटा में रामनगर के पास रामनगर में मेरा रहते हो? एक गांव है सीतारामपुर, वहाँ अच्छा, का आप मैं रहने विलेज वाला से हूँ। बिलोंग करते हो? यस सर। ठीक है। उस गांव में बच्चों जो एजुकेशन है, जो शिक्षा का स्तर है, कैसे वहाँ पे कंडीशन है? शिक्षा का स्तर तो इतना बढ़िया नहीं है वहाँ पर अच्छा सर। डिस्ट्रिक्ट में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एटा से ही पढ़ा हुआ हूँ, तो अच्छा, ठीक है। वहाँ पे भी इतना बढ़िया नहीं है। मैंने 11वीं 12वीं एक गवर्नमेंट कॉलेज से की जिसका नाम है अच्छा, आर विद्यालय। आर विद्यालय से यस सर। आपने वहाँ से करी। वहाँ के और टीचर काफ़ी बढ़िया थे सर, अच्छा, तो बहुत हाँ। बढ़िया। और आपकी फैमिली किस चीज़ से बिलोंग करती है बच्चे? मेरे पापा फार्मर हैं। अच्छा, आप किसान फैमिली यस से। सर। तो किसान फैमिली से बच्चा है
ठीक है, आप खेती बाड़ी करते हैं, आपके पापा। यस ठीक है। तो देखा जाए तो देखो आप भी इन्हीं बैकग्राउंड से, क्योंकि स्पेशली मैं यहाँ अभी जो चीज़ आपके सामने शेयर करने वाला हूँ ना, आपको वाकई में बहुत ज़्यादा प्राउड होने वाला है और आपको लगेगा कि यार जब प्रांशु कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी आपके साथ वो जल्दी शेयर करने वाला हूँ वो चीज़। आप बने रहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब आपने अपने क्लास 12th अपना बोर्ड एग्जाम्स दिया, यूपी बोर्ड से आपने दिया था, तो बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करने के बाद क्या आपने पहले से ही सोच रखा था कि मेरे को इस यूटी एग्जाम की तैयारी करनी ही करनी है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम देने के बाद इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपने कहाँ से ये चीज़ें डिसाइड करी थी? सर, मुझे ये 12th क्लास में जब मैं था तभी मेरे दोस्तों ने बताया था। जी और तभी से मुझे पता चला इस सीयूईटी के बारे में। जी। फिर उसके बाद मैंने सोचा, रिसर्च शुरू की, ओके। सीयूईटी अड्डा ये चैनल देखे मैंने। ठीक है। इनके द्वारा ही मैंने खोजा कि सी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसमें जाना है, ये है वो है। सारी चीज़ यहीं से मुझे नॉलेज मिली सारी। अच्छा प्रांशु, एक रहता है कि बच्चे के लिए जब वो कहीं किसी बाहर जगह से होता है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, माइग्रेट होना, प्रवास यस सर। करना, है ना। आप यूपी से दिल्ली आए और एक मतलब अभी अर्ली एज ही है, मैं इतना भी नहीं कहूँगा कि आप प्रॉपर एक एज में आ चुके हो, क्योंकि 12th आपकी जस्ट खत्म हुई है, स्कूली शिक्षा आपकी खत्म ही हुई थी। लेकिन इतनी जल्दी एज में जब आप यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हो, तो ये जो ट्रांसफ़र होता है, माइग्रेशन, जो प्रवास, बच्चे जो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, रहना, क्या अकेले रह पाएंगे, क्योंकि माँ बाप के साथ तो हम स्कूल तक रहते ही है, लेकिन ऐसी सिचुएशन जब कभी आ जाए कि देखो अवसर भी मिल रहा है और मुझे एक ना एक चीज़ छोड़ के जानी पड़ेगी, यानी कि अपना घर, तो ये आपके सामने जब आया था, जब आपको लगा कि मेरा इसमें हो गया है, तब आपको कैसा फील हुआ था और आपने क्या सोचा इस चीज़ के बारे में? सर, जो अभी तक मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया वो जी। यही था कि घर छोड़ना। घर छोड़ना। घर छोड़ के मैं आया यहाँ, अच्छा नहीं लगा शुरुआत में तो। उसके हम्म। बाद मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया एक अच्छा, बार। कॉलेज छोड़ दिया था यस आपने, सर। मतलब आपने बताया था कि आपका यहाँ फर्स्ट में नाम आ गया था। यस सर, फर्स्ट में आने के बाद मैं 5-6 दिन यहाँ रुका। जी। फिर अच्छा नहीं लगा, खाना अच्छा। पीना भी नहीं इतना नहीं बढ़िया। जगह। माइग्रेट करना एक बहुत ही कठिन चीज़ है। हम्म। तो उसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया। फिर मुझे रिग्रेट हुआ, फील हुआ, 1 महीने बाद पता चला। अच्छा। फिर मैंने स्पॉट राउंड में फिर दोबारा एडमिशन लिया। ये रहा। बच्चों, जैसे प्रांशु ने बताया था कि उसने स्टार्टिंग की फर्स्ट कटऑफ में अपना एडमिशन ले लिया। अब यहाँ पे बात थी इसके निर्णय लेने की, तो निर्णय ने लिया कि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ड्रॉप? क्योंकि शायद हो सकता है कि जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि प्रांशु जिस जगह से आता है वो जगह उसको दिल्ली में वैसी नहीं मिली, क्योंकि दिल्ली क्या है, एडवांस हो रही है, तो पॉल्यूशन ऐसे भी में था सर बहुत। एनवायरनमेंट है, थोड़ा पॉश एरिया है और कॉलेजेस भी इतना टॉप क्लास का है, तो कभी कभार क्या होता है कि बच्चा उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं पाता। तो ऐसे में प्रांशु ने अपना निर्णय लिया कि वो ड्रॉप कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मेरिकल है, यहाँ पर एक चमत्कार ये था कि डीयू के अंदर एक स्पॉट राउंड होता है, स्पॉट राउंड में लास्ट में निकाले जाते हैं आई थिंक। यस सर। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ सीटें खाली हो जाती है, तो क्योंकि बच्चा मान लो कि जैसे प्रांशु ने छोड़ा, उसकी सीट शुरुआत में वो उस कोर्स को लेके खाली हो गई थी, तो उस खाली वैकेंट सीटों को भरने के लिए भी एक स्पॉट राउंड निकाले जाते हैं, तो उसमें एडमिशन आपने ले लिया था फिर। तो आपका यही कॉलेज था या किसी यस, और में? जिस क्लास में था, जिस कॉलेज में, जो अच्छा। जो भी कोर्स था मेरा, वही दोबारा मिल गया था मुझे। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब सबसे मेन चीज़ आती है, मैं एक चीज़ जो आपको मैं बताने वाला था कि देखो प्रांशु ने वो चीज़ हासिल करी है जो बहुत ही कम बच्चे लेके आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रांशु ने ज्योग्राफी, जो बच्चों का आता है भूगोल, इस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो स्कोर हासिल किया था वो था 250 नंबर का पेपर, यस। 50 क्वेश्चन। तो आपके कितने स्कोर आए थे, आप खुद ही बता दीजिए। मेरा 250 में 250 ही था सर, मतलब शुरू फुल से। आउट ऑफ फुल लेके आए थे, फुल आउट ऑफ फुल, वो भी इतने बड़े कंपटीशन के एग्जाम है। और सबसे बड़ी बात, ये सब्जेक्ट देख लो कौन सा है, ये है कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जिसमें इन डेप्थ में बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। और एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इतने बड़े कंपटीशन में AIR अपने इस सब्जेक्ट में लेके आ रहे हैं। 100% आए थे आपके? यस सर, बताओ, 100%। कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जब चीज़ें मेरे को पता चली, मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि ना जाने ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं और एक ख्वाब देखते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ। तो बच्चों देखो, आप कर सकते हो, ऑलरेडी आपसे पहले बच्चों ने किया है और अब आपकी बारी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो एक डर होता है, डर इस चीज़ का था कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है तो उसको मीडियम कौन सा मिलता है? प्रांशु, आपको कौन सा मीडियम मिला था? वैसे तो प्रोफेसर तो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश लेकिन में पढ़ाते आपका हैं, पेपर देने का माध्यम है वो हिंदी में भी दे सकते हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी अच्छा, लिख आपको सकते हो। चॉइस दे रखी है, हिंदी और हाँ। इंग्लिश में दोनों में चॉइस दी हाँ, जाती है। आप कोई भी लिख सकता है, इंग्लिश अच्छा, मीडियम वाले भी तो हिंदी इसमें मीडियम कोई में लिख दिक्कत सकते नहीं हैं। आती नहीं, कि चलो अच्छी बात नहीं, है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीचर को पढ़ाने का वो मेथड रहता है, वो इंग्लिश में ही रहता है ज़्यादातर। इंग्लिश में रहता है यस क्योंकि सर। उनको आदत होती है। यस। तो आप ये बताओ उन सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी माध्यम के हैं, अब आप भी हिंदी माध्यम के और आपने तो एक्सपीरियंस ले लिया, तो शुरुआत में
और बाद में क्या आपको चेंजेस देखने को मिला कि आप ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट ईयर होने ही वाला है और अभी आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हो, तो आप तो हिंदी मीडियम के हो, तो उन बच्चों को आप क्या बताओगे कि यार स्टार्टिंग में ये चैलेंजेस आए थे लेकिन बाद में हो सकता है सब कुछ? शुरुआत में तो सर चैलेंजेस आते ही हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं बहुत। चैलेंजेस। हम्म, इंग्लिश को लेके हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है बिल्कुल अच्छा। भी। क्लास लेने आ रहे हैं हम सिर्फ अटेंडेंस के लिए, लेकिन वो धीमे धीमे सही हो जाता है, सब कुछ समझ आने लगता है। फिर आज मुझे 8 से 10 महीने हो चुके हैं, जी। अब धीमे धीमे समझ आने लगा है सारा ही कुछ। चलो, तो देखो बच्चों, यार आपका बहुत ज़्यादा ये डाउट रहता है कि सर क्या कॉलेजेस में सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है, हम कैसे कर पाएंगे, हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो बच्चों, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो भाषा तो एक चीज़ है, वैसे एक बैरियर है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन सारी चीज़ें जब बंदा किसी एनवायरनमेंट में ढलता है तो वो सारी चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है, उसके अनुकूल परिस्थितियाँ वो बना लेता है। तो आपको पहली चीज़ ये फिक्र नहीं करनी। अब मेन चीज़ आते हैं प्रांशु को लेकर कि देखो, ये बच्चा आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि इसने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि कैसे, क्योंकि आपके मन में भी रहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, कभी कभार आपको खुद भी डाउट रहता होगा, क्या पता प्रांशु के साथ भी रहे, उसी से जानते हैं। प्रांशु, जब आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो ज़्यादा टाइम नहीं था, ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास ही होगा। यस सर। तो इन 2 महीनों में आपने वो क्या चीज़ें करी, और आपको वो छोटा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करना है जब आपके फुल आउट ऑफ फुल इस सब्जेक्ट में है। बच्चों सिर्फ ज्योग्राफी में फुल आउट ऑफ फुल नहीं आए, अदर सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर लेके आए। बस एक चीज़ हाईलाइटेड करनी होती है, तो वो ज्योग्राफी AIR इनके साथ रही। तो इनसे जानेगा कि इन्होंने क्या वो मेहनत करी। जी। सर मैंने ये CUT की जर्नी बोर्ड के बाद शुरू की। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने प्रतिज्ञा बैच खरीदा, अच्छा। जिसके द्वारा मुझे सारी जानकारी मिली, ये पढ़ना है ये पढ़ना है, सारा आपने बताया सर, और भी अपनी सर थे उन्होंने भी बताया। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें NCERT पढ़नी चाहिए उसके ठीक लिए। है। और मैंने एक गलती की थी, शुरू से ही NCERT मैंने अपने स्कूल से नहीं पढ़ी थी, अच्छा। बाद में NCERT पढ़ी थी, तो थोड़ा प्रेशर आ जाता है, लेकिन वो हो जाता है। हम्म। एक महीने में मैं डेली 8 घंटे पढ़ाई करता था। 8 घंटे दो की? दो तो घंटे हर आपका मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन और नाइट का वो कैसा नहीं रहता सर, था, वो बताइए। मैं लाइब्रेरी जाता था। अच्छा, सुबह आप नौ लाइब्रेरी में नौ पढ़ते थे? बजे से लेके 5 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहता था। ठीक है। कभी कभी 5:30 6 भी हो जाते थे, तो मैं 2 घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट को देता था पढ़ने ठीक के है। लिए। एक लाइन बाय लाइन अच्छा, NCERT लाइन की बाई लाइन। टिक टिक करते गया था। उसके बाद पढ़ने के बाद उसी से जो कुछ भी हुआ अच्छा, NCERT है में। मतलब आपने प्रॉपर, देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मेहनत ना कभी कभार कुछ चीज़ों का त्याग मांगती है, तो मांगेगी आपसे। प्रांशु अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दे रहे हैं क्योंकि उसे पता है कि इस एग्ज़ाम की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसलिए वो अपना हर एक सब्जेक्ट को इक्वली क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में बच्चों देखो नेगेटिव मार्किंग भी है, और उस नेगेटिव मार्किंग में बच्चा कभी कभार, देखो बोर्ड एग्ज़ाम में आप क्या हो कि कभी भी नेगेटिव मार्किंग आपको फील नहीं हुई, और रिटर्न एग्ज़ाम आप दे के आते हो ज़्यादातर, तो आपको लगता है कि सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। कंपटीशन के एग्जाम में क्या होता है, MCQ में ही ज़्यादातर वो कंपटीशन होता है, और CUT प्रॉपर आपका MCQ बेस्ड रहता है, और ऐसे में नेगेटिव मार्किंग का होना बच्चों को वो स्कोर नहीं दे पाता, क्योंकि बच्चे कई बार जल्दीबाजी में गलत भी करके आते हैं। अब ये मान के चलो, अगर 50 क्वेश्चन है और अगर आपने उसमें से 49 क्वेश्चंस को सही किया, तो आपका स्कोर बच्चों 245 नहीं बनेगा, क्योंकि आपने अगर एक गलत दिया होगा तो वो 244 बनेगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन गलत करने पे 1 नंबर कट भी होगा। तो जो गलत किया तो वो तो आपके 5 नंबर चले गए, और 1 नंबर और जाएगा, तो 244 नंबर आपके होंगे। यस। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और सारी बात एक निकल के आ रही है, वो है NCERT। क्योंकि देखो डोमेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो पूरे NCERT बेस्ड होते हैं, लेकिन प्रांशु मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि NCERT तो सबको पता है कि पढ़ना है, और बहुत सारे बच्चों को ये भी पता है कि लाइन टू लाइन पढ़ना है। अब ऐसे में बोर्ड एग्जाम में भी तो आपने NCERT पढ़ी थी, और CUT एग्जाम में भी आपको NCERT काम आ रही, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था, बोर्ड और CUT में? सर इसमें होता है MCQ का डिफरेंस। अच्छा। जो हमें इसके लिए CUT डिमांड करता है कि MCQ ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉल्व करें, MCQ बेस्ड हम अपने जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। जो हमें प्रतिज्ञा बैच में दिए जाते हैं जी। MCQ, उससे काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है इसमें। और आप अपने मॉक टेस्ट भी लगाया करते थे? हाँ सर, मैंने और मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बच्चों को आप बता भी मैंने दीजिएगा। दिए हैं सर। मॉक टेस्ट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके जी। बिना तो क्लियर करना मुश्किल ही हो जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है हमें। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट जब लगाते हैं तो वो ना थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि सर हमारा वो स्कोर नहीं आ पा रहा होता, शुरू लेकिन शुरू क्या में वो तो उनके नहीं लिए हो अच्छी चीज़ है? वो शुरू में तो सर नहीं हो पाता है स्कोर, जी। धीमे धीमे ही वो जाता है। लास्ट तक आपका 1 महीने 2 महीने आप लगाओगे, हम्म। उसके बाद ही एंड में जाके आपका स्कोर ठीक हो पाएगा। देखो बच्चों, कभी कभार क्या होता है कि इंसान कार खरीदता है लेकिन उसे कभी चलाता नहीं है,
कि उसे पता है कि मुझे चलानी आती है, लेकिन उसने कभी चलाई नहीं। सेम सिचुएशन बच्चों सीयूटी एग्जाम में भी ऐसी होती है कि बच्चों को लगता है कि मैंने तो 12th बोर्ड अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, मुझे पता है पॉलिटिकल ये है, सोशोलॉजी ये है, इकोनॉमिक्स ये है, सब कुछ आता है मुझे, तो ये एग्जाम तो वैसे एमसीक्यू का है, लेकिन उसने कभी प्रैक्टिस उसकी की नहीं होती, उन क्वेश्चन का टेस्ट लिया नहीं होता, और वो चीज़ें आती है मॉक टेस्ट से निकल के। जब बच्चा मॉक टेस्ट की तैयारी करता है तो बेशक उसमें वो हज़ारों गलतियां करता है, डिप्रेशन भी आता है, थोड़ा डाउन भी फील करता है, लेकिन ये चीज़ देखो कि आप एक तरीके से उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल रहे हो जो आपको एक ऐसे टाइम पे जाके उसी में आपको देना है, यानी कि आपका फाइनल एग्जाम। तो मॉक टेस्ट सीरीज तो बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर बेशक कम आ रहे हो, लेकिन आपको अपना हार बिल्कुल नहीं मानी, और ये प्रैक्टिस आपको देते रहने चाहिए। शुरू में तो सर मेरे जी। भी मॉक टेस्ट में 10 से 15 नंबर अच्छा, आते थे, 10 तो से मुझे भी 15 लगा था, तो फिर हाँ एक टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि मैं तो छोड़ ही देता हूँ, लेकिन यस आपने सर। नहीं छोड़ा। लेकिन सर छोड़ना तो था ही नहीं, यही अच्छा, ऑप्शन था और कोई ऑप्शन भी नहीं था। हाँ, ये बहुत अच्छा हाँ किया सर। आपने। चलो, ये तो सारी चीज़ होगी। अच्छा प्रांशु, क्या होता है कि बच्चा जब इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है, चैलेंजेस फेस करता है वगैरह सारी चीज़ें, तो क्या होता है कि यार बच्चे को कभी-कभार लगता है कि एक टाइम होता है ना कि यार सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है। मतलब तैयारी भी कर रहा है, टाइम भी दे रहा है, पंक्चुअलिटी भी रख रहा है, सुबह उठ रहा है, शाम पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता है, वैसे-वैसे थोड़ा सेल्फ डाउट अपने मन में बनने लग जाता है कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। जब उसे डेटा पता चलता है और यार 17 लाख बच्चे हैं और इतनी वो है, तो ये सारी चीज़ें क्या आपके साथ भी उस समय फ़ील हो रही थी? सर डाउट तो सबके मन में ही आते जी। हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके मन में डाउट ना आए। हुँ। लेकिन हमें लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करके डाउट को कम कम से कम करना है। जी, बहुत बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चे, आप ये बताओ कि आप वेंकटेश्वर कॉलेज में हो, वहाँ का आपको एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? सर बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, हुँ। काफ़ी बड़ा कैंपस है मेरा, जी। और लोग भी काफ़ी सहायता करते हैं, बढ़िया अच्छा, लोग हैं, अच्छा। और टीचर भी बढ़िया मिले हैं। आपका ऐसा कोई एग्ज़ाम सब सब अच्छा चल रहा है? हाँ अभी सर। तक दिया आपने एग्ज़ाम? हाँ सर, एग्ज़ाम जी। हुए हैं, फर्स्ट सेम का रिजल्ट भी आ चुका है। तो आपने उसे हिंदी में अटेम्प्ट किया था या इंग्लिश में? हिंदी में ही अटेम्प्ट किया था सर। पेपर दोनों लैंग्वेज में आया था? यस सर, हाँ दोनों लैंग्वेज में ही आता हुँ, है क्वेश्चन पेपर, हुँ। उसमें से आपकी चॉइस है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चे, अभी जैसे 2026 के बच्चे हैं, ये एस्पिरेंट है, सीयूटी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, और जैसे आप उनके लिए एक एग्जांपल बन सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस खुद से हासिल किया है, एक स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आती है। अगर मैं आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँ कि आप इन 2026 के बच्चों को अगर कुछ एडवाइस करनी हो, जो चीज़ शायद आपने गलती करी हो, ये बच्चे ना करें। एक होता है ना कि यार मैंने तो एक्सपीरियंस ले लिया, मैंने यहाँ पे गलती करी थी, एटलीस्ट ये बच्चे वहाँ से गलती ना करें तो इनका और अच्छे तरीके से हो सकता है। तो आप क्या इन बच्चों को सही तरीके से एडवाइस करना चाहोगे? सर पहली चीज़ तो है, हमारे पास कोई भी रिसोर्स नहीं होते, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई, या तो हम बैच नहीं ले सकते तो यूट्यूब से हमें पढ़ना चाहिए। और बेस्ट, दूसरी चीज़, हमें शुरुआती 12th से ही एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बेस्ट। वो हमें काफ़ी सहायता करती है जी। एनसीईआरटी, जो हमें प्रेशर नहीं आता है एंड टाइम हुँ, पे। तो ये दो चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी हैं। और काउंसलिंग के लिए हमें हुँ, यूट्यूब पे अड्डा 247 की बहुत सारे टीचर मिल ही जाते हैं जो काउंसलिंग लगातार देते रहते हैं। हुँ, हुँ। तो ये सहायता तो हमें बहुत ही बढ़िया मिलती है सर। तो बच्चों देखो, सीयूटी है ही एक तरीके का अवेयरनेस का एग्ज़ाम। जितनी ज़्यादा बच्चों को इस एग्ज़ाम की अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी, वो उतना ही बाखूबी तरीके से ना केवल इस एग्ज़ाम को देगा, बल्कि इस एग्ज़ाम को अव्वल दर्जे में क्रैक भी कर पाएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि बच्चे आप ये ज़रूर बताइएगा कि इस पूरी जर्नी में क्या होता है कि हर किसी का एक फैमिली बैकग्राउंड होता है। आपने बताया था आप तो वैसी फार्मर फैमिली से आते हो, आपके पापा किसान हैं। तो इस पूरी जर्नी में आपका फैमिली का क्या रोल रहा? और जब आप उन्हें पता लगा था कि मेरे बच्चे का एडमिशन, मतलब यहाँ पे नाम आ गया, तो एक होता है ना कि एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर कीजिएगा इन बच्चों के साथ। सर घर वाले तो मेरे बहुत ही बढ़िया हैं, मेरी अच्छा। मम्मी और पापा हमेशा ही से ही सपोर्ट करते हैं जी। पढ़ाई को लेकर के, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रही है वैसी तो। हम्म। और काफ़ी बढ़िया है सर घर वाले, कोई नहीं, जब दिक्कत। आपका रिजल्ट आया था तो उन्हें कैसा फील हुआ था? जैसे होता है ना कि आपने बताया हो मम्मी को, पापा को, भैया को, किसी को भी कि हाँ मेरा सर, हो घर गया। में तो खुशी ही थी, जी। सारे लोग खुश हुए। जब सावा आपने बताया था कि मेरे को यहाँ जाना है, ये सर। तो फिर क्या उनके माइंड में था? एक होता है ना कि यार अब तो बच्चा हमारा मतलब सीधा ही जा रहा है, माइग्रेट हो रहा है एक दूसरी जगह। हाँ सर, वो तो होते ही हैं, जी। इमोशन होते हैं, तो मम्मी थोड़ी अच्छा। घबराई हुई कि कहाँ जा रहा है, पहली बार छोड़ के घर जी। आया मैं। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं रही सर, घर वालों का अब साथ सही रहा। रहता है बिल्कुल यस सारा? हाँ सर, अब तो ठीक है। तो बढ़िया, पढ़ाई आपकी बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से चल रही है? यस सर, अब तो चल रही है। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी दिक्कत ठीक है, आती है, थोड़ी थोड़ी लेकिन वो दिक्कत आएगी। धीमे धीमे ठीक हो जाती है।
चलिए बहुत। यस तो बच्चों देखो, ये थी प्रांशु की एक ऐसी कहानी जो मैंने आपके सामने रखी, और उन्होंने खुद बताया कि किस बैकग्राउंड से वो आते हैं। एक किसान फैमिली से आते हैं, और ऊपर से एक ऐसे गांव से जहाँ पे शायद शिक्षा के लिए जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रतिकूल जैसी ही मानी जाती है, और ऊपर से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन लेना और अपने ड्रीम कॉलेज के सपने को पूरा अच्छे तरीके से पूरा करना, ये प्रांशु की पूरी कहानी रही थी। और इसी तरीके से बच्चों मैं आपके लिए ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे अच्छे से अच्छे कॉलेजेस के अंदर आज के समय अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपके सामने मैं लेके आता रहूँगा। तो आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को पूरा देखने के लिए। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी ऐसे एक स्टूडेंट्स के साथ, जानेंगे उनकी स्ट्रेटजी को, कहानी को, उनके स्ट्रगल को, और साथ ही साथ उनकी कामयाबी के किस्से को। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें यहाँ पे दिया। थैंक यू सर। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।